चलिए हम आ गए अपनी अगली क्लास में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बढ़िया बात है और हमें देखना भी है इसे। ये है 3 नंबर का बिंदु है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 181 पर हम पहुंच गए हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या बताता था, आपने देखा होगा। गाउस का नियम बताया करता था विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की यहाँ बात होगी, विद्युत फ्लक्स की बात गाउस का नियम करता था, उसे यहाँ भी लागू कर दिया जाएगा। गाउस का नियम क्या था कि किसी आवेश के कारण कोई विद्युत फ्लक्स, किसी आवेश के कारण कोई विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है जो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप कोई परिबद्ध क्षेत्रफल ले लें, कोई बंद सतह ले लें, तो उसके अंदर जो है कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव अवश्य ही मान के आप ये करेंगे, क्योंकि मान लिया जाएगा और होगा भी, क्योंकि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें हम ये मान सकते हैं। हमेशा नहीं होता ऐसा, मैंने अभी बताया, एक परिनालिका और एक टॉरॉयड के अंदर ध्रुव मानना मुश्किल है, ध्रुव मिलते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये नियम लागू हो जाता है, क्योंकि अगर होते नहीं है वास्तव में तो मान के भी अगर आप सोचें कि मान लें तो भी चुंबकीय फ्लक्स 0 हो जाता है। तो गाउस का नियम यहाँ पर जो काम करता है, यहाँ पर गाउस का नियम क्या काम करता है, देखिए। गाउस का नियम कह रहा है किसी बंद सतह के लिए, बंद सतह के लिए, किसी बंद सतह के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। अब इसका मतलब हो गया कि B डॉट डेल्टा S, बंद कर दें सतह को तो ये होता है 0। ठीक, जहाँ डेल्टा S क्या है, ये है कोई क्षेत्रफल और ये है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसका मतलब हो गया कि किसी भी सतह में, मान लीजिए कोई सतह मान लें ऐसे, और चुंबकीय बल रेखाएं बना दें ऐसे, यूँ, ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें जा रही हैं, तो कह रहा है कि सतह में प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बराबर होती हैं उसमें से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो इसके अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ। बात को समझेंगे, जितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इसमें प्रवेश कर गई उतनी इसमें से निकल गई। ऐसा नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं 1 2 3 4 प्रवेश कर गई और यहाँ से 6 निकल गई या 3 निकल गई, यानी इसके अंदर कोई अलग से कोई चुंबकीय ध्रुव विकसित हो गया हो। इसके अंदर 2 समान और विपरीत ध्रुव माने जा सकते हैं, क्योंकि उनसे फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र अलग से विकसित नहीं होगा। बात को समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जब भी मानेंगे आप पूरी चुंबक मानेंगे, मान लीजिए इसके अंदर मैं एक चुंबक मान लेता हूँ ऐसे, ये N और ये S मान लीजिए, मैंने मान लिया, तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं N में से निकलेंगी उतनी S में जाएंगी भी। ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब इस चुंबक के कारण इसके अंदर कोई भी अलग से चुंबकीय फ्लक्स विकसित नहीं हुआ, नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि जो इससे निकलता है वो इसमें आता भी है। ठीक, अब बाहर से किसी बंद सतह में जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बराबर हैं निकलने वाली के लिए। तो किसी भी बंद सतह के लिए गाउस का नियम क्या बताता है, 0 बताता है। ठीक, तो समझ लिया किसी भी बंद सतह के लिए ऐसा क्यों होता है, बस यही नियम है। और अगर आपको बोर्ड में इसमें 1 नंबर मिलता है तो बस इतनी ही बात आपको लिख के आनी है, 1 मार्क्स में ये हो सकता है। किसी भी बंद सतह में प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है उस सतह में से
निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, ये भी लिख सकते हैं इसमें साथ में। ठीक, प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक, और नियम को ऐसे परिभाषित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1 नंबर का ये सवाल है, ध्यान रहे। अब देखते हैं उदाहरण 5, 6। उदाहरण नंबर 5, 6 भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र प्रकृति में संभव हो सकते हैं उस बात पर यह विचार है, और कुल मिला के इन्होंने 6 ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं जिनमें से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अब देखिए क्या क्या बना रखा है उदाहरण नंबर 5, 6 में, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। ठीक, इन्होंने कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं। देखिए पार्ट ए में जो बनाया है, पार्ट ए में कोई गतिमान आवेश है, इस तरीके से इस दिशा में जा रहा है और ये इसकी गति की दिशा बनाई हुई है। कहता है जी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ऐसा होगा, यूँ चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसे। ठीक, ये पहले वाला है। आपको लगता है कि किसी गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है? गतिमान आवेश से क्या बनती है? विद्युत धारा, और विद्युत धारा के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं निकलती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो ए पार्ट है ये नहीं होगा, नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं होगा गतिमान आवेश के कारण या किसी गतिमान कण के कारण। ठीक, क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु से निकल के बाहर को जाता नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जहाँ से निकल के जाती है वहाँ वापस भी आती हैं, वो बंद संतत कर्व होती है। तो गलत हो गया पहले वाला। दूसरे वाले पे विचार करते हैं। देखो दूसरे वाला क्या बना रखा है इन्होंने। दूसरे वाला बना रखा है मुक्त आकाश में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसी हो सकती हैं। देखो ये बना रखी हैं ऐसे। ये सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा बताओ ये सही, ये गलत क्यों है? ठीक, ये भी गलत हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं? काट देते हैं इसको, गलत। इस पर लिख देते हैं गलत। और इसे काट देते हैं। ये भी काट दिया मैंने, इसको मैंने गलत लिख दिया। कारण बताओ गलत क्यों है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पहली बात तो सीधी रेखा में होनी मुश्किल है। अगर सीधी रेखा में हो भी जाएं, क्योंकि परिनालिका के अंदर और टॉरॉइड के अंदर नहीं बल्कि अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लगभग सीधी रेखा में होती हैं, ये बात सही है। लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती ऐसे, तो गलत हो गया। अब इसके बाद सी में क्या तर्क देंगे? सी वाले में क्या तर्क देंगे? सी में क्या बना रखा है इन्होंने? सी में बना रखा है इन्होंने टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है और एक सही है ये सही बना रखा है। देखो ये मान लीजिए टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये सही बना रखी है। देखो ऐसे बना रखा है चुंबकीय क्षेत्र। टॉरॉइड के अंदर हो सकता है ऐसा, तो ये सही हो जाएगा, ये सही है। ठीक, इसके बाद डी बना रखा है इन्होंने किसी परिनालिका के लिए बना रखा है। पहले परिनालिका बनाई ऐसे और फिर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बताई हैं बिल्कुल सीधी। ठीक, ये हो सकता है, विचार करिए। ठीक है, अंदर तो ये ठीक हो सकता है क्योंकि अंदर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लगभग सीधी हो सकती हैं, लेकिन उसके सिरे पे आकर वो फैल जाती हैं ऐसे यूँ। तो इसका मतलब इसके जो सिरे हैं उन पर ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सिरों पर सीधी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब गलत है। तो क्या क्या गलतियां निकल रही हैं जरा देखते चलेंगे। इसके बाद ई में आ जाते हैं। ई में चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र के लूप बनाए गए हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चुंबक बनाई गई और चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से बना के यूँ और यूँ घुमाए गए हैं
ऐसे यूँ घुमा रखे हैं देखो, तो सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना रखा है। ठीक, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सही हो गया, वो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक नंबर और लेते हैं, ऐप में लेते हैं। ऐप में क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र दो प्लेटों के कारण बनाया हुआ है, ऐसे यूँ, और कुछ इस तरीके से निकाल रखा है, यूँ ऐसे, और यहाँ से निकाल के इसमें डाला हुआ है ऐसे, यूँ घुमा घुमा के ऐसे, और इसमें से और फिर निकाला हुआ है ऐसे, यूँ, और इसमें भी डाल रहे हैं और ऐसे। ठीक, तो अगर हम एक को नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल मान लें तो ये बात देखो गलत हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए मैं इसे नॉर्थ पोल मान लेता हूँ, नॉर्थ पोल से निकल के आएगी और साउथ में जाएगी, बंद लूप होगी। अगर मैं इसे नॉर्थ पोल मान लूँ, इसे साउथ पोल मान लूँ, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा नॉर्थ पोल से निकलेगी बाहर जो है, और घूम के साउथ पोल से होते नॉर्थ में घुसेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र उल्टा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, जो संभव नहीं है। यानी दो पोल होने के लिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखा निकले नॉर्थ से और घूम के साउथ में आए और अंदर की तरफ भी घूम के नॉर्थ तक वापस पहुँचे, यानी एक बंद लूप बने। तो यहाँ देखिए किसी भी रेखा से एक बंद लूप नहीं बनता। मान लीजिए इस रेखा को ले लूँ और घुमा के लेके आऊँ ऐसे यूँ, तो यहाँ तक तो ठीक है मामला, देखो निकल के आ रही है, और यहाँ ये उल्टी दिशा में आ गई देखो, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, इसके बाद एक और है, एक चुंबकीय क्षेत्र और है। ठीक, ये बिल्कुल सीधी बात है कि सिरों पर सरल रेखाएं नहीं होती। ये भी एक चुंबक बना रखी है, इस वाले हिस्से का भी बना देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। एक चुंबक है कुछ इस तरीके से, और उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना रखे हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये गलत क्यों है? ये कह रहा है जी सिरों पर सरल रेखा नहीं होती, जो सिरे हैं सिरों पर सरल रेखा नहीं होती, यानी सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे से फैल जाते हैं ऐसे, यूँ फैल जाते हैं ऐसे। तो सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं नहीं होती। ठीक, तो ये कुल मिला के 7, 1 2 3 4 5 6 7 कारण थे, और हमने थोड़ा थोड़ा इन पर विचार करके ये देख लिया, कारण बताते हुए हमने एक एक कारण भी बताया है कि भाई ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र इसमें सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर आ जाते हैं, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास 7 नंबर का उदाहरण। ठीक, एनसीईआरटी के उदाहरण हैं इस चैप्टर में और बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं काफ़ी। पाँच साथ में भी 5 पार्ट हैं, यानी एक सवाल में ही 5 सवाल हैं। हिम्मत ना हारें, चलते रहें हैं। चलिए पहला पार्ट देखते हैं क्या है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? ठीक, पहले पार्ट में क्या कह रहा है? वीडियो लेक्चर देखते रहे, फुल कोर्स में रहें, अपनी क्लास में रहें, तो किताब एनसीईआरटी हाथ में रखें ताकि सवाल आपको एक बार आप खुद भी पढ़ें, है ना। क्योंकि क्या होता है कि सीधे सीधे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ इस किताब को, आप अपनी किताब में देख लें एक बार। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती हैं जिसमें उस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? नहीं। गतिमान आवेशित कण पर जो भी उस गतिमान आवेशित कण की दिशा है, कुछ जरूरी नहीं है कि वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं परिभाषित हो सकें, क्योंकि चुंबकीय गतिमान आवेश पर बहुत सारे बल हैं। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश चल रहा है तो वो तो वृत्त पे चल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं कहीं और हैं और गतिमान आवेश कहीं और है। तो गतिमान आवेश के वेग या गतिमान आवेश पर लगने वाले बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को नहीं बताते। ठीक, जबकि जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सही सही बताती है, और ये कहा जा सकता है कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है और उस पर वो दिशा बता रही है। अब देखिए, समझ लेते हैं इस बात को। मान लीजिए ये चुंबकीय सुई है ऐसे, ठीक, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक, ये जिस दिशा में जाती है, ठहरी है, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होती है। ठीक, लेकिन अगर कोई गतिमान आवेश है, मान लीजिए गतिमान आवेश है, ठीक, और ये इस रेखा में किसी वेग से चल रहा है, ठीक, तो यहाँ पर इसकी जगह पे कोई चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि इस पर लगने वाले बल जो है वो लॉरेंज का बल काम करता है, वो होता है F। अगर चुंबकीय बल की बात करें V क्रॉस B, ये बल इस पर लगा रहता है। तो देखिए, बल की दिशा या इसके चलने की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो एक दूसरे से किसी भी कोण पे हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की कोई दिशा बताई जा सके। ठीक, कुल मिलाकर चलते हुए कण पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को पता चलेगा नहीं, सुई बता देगी, क्योंकि रेस्ट पर है, रुकी हुई है। ठीक है, चलती हुई चीज़ पर नहीं पता लगेगा। यह आ गया ए वाला पार्ट। अब बी पर विचार करते हैं। बी में क्या कह रहा है, देखो, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। बी में क्या कहता है, देखो, एक टॉरॉयड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः करोड़ के अंदर सीमित रहता है, पर परिनालिका में ऐसा नहीं होता। क्यों? ठीक, परिनालिका में ऐसा नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र करोड़ के अंदर सीमित हो जाता है। अब ये क्या होता है कि फ्लक्स शून्य करना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स को शून्य करना। यदि सीधी परिनालिका के बीच सीमित हो जाए तो फ्लक्स जो है वो वहाँ पे शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स जो है, कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य करना है, शून्य नहीं होगा। कुल मिला के ये कह रहा है कि शून्य नहीं होगा। अब समझ लेते हैं, मान लीजिए इस कारण को देखिए, बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। मान लीजिए ये परिनालिका है, ठीक, अगर इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में आ जाए, ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पर मैं फ्लक्स की बात करूँ, चुंबकीय फ्लक्स की बात करूँ, तो कह रहा है ये शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस सिरे पे चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय रेखाएं आएंगी, लेकिन यहाँ से जाएंगी नहीं। तो कुल मिलाकर शून्य नहीं हुआ। शून्य तब हो सकता है जब यहाँ आने वाली और जाने वाली बराबर हों, जो कि संभव नहीं है। गाउस के नियम के अनुसार देखें या चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार देखें तो कुल फ्लक्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जबकि टॉरॉयड के अंदर ये बात सच है, अगर कहीं भी ले लें टॉरॉयड के अंदर तो कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार लूप में घूम रहा होता है और वो शून्य रहता है। कहीं भी उसके अंदर कोई बंद परिमिति ले लें तो शून्य होता है। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सीधी रेखा में सीमित नहीं हो सकता, वो आएगा और निकल के पक्का इसी में आएगा, ऐसे जाता है, देखो ऐसे। तो अब ऐसा होगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि परिनालिका के अंदर सीधी रेखा में चुंबकीय क्षेत्र बने और उसी के अंदर सीमित हो जाए, बाहर निकले ही ना, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बीच में टूट नहीं सकती। भाई यहाँ तक रेखाएं आए और एक सिरे के बाद रेखाएं
गायब हो जाएं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फिर शून्य नहीं होगा। ओके, ये था दूसरा कारण, ये था दूसरे सवाल का कारण, है ना, ऐसा कह सकते हैं। अब चलिए सी पार्ट में लेते हैं। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्चुअल फिजिक्स, है ना। अब चलिए बात करते हैं तीसरे वाले की। यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। ठीक, तो चुंबक का अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, मान लीजिए केवल नॉर्थ पोल होता और इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है किसी चुंबक में केवल नॉर्थ पोल होता और ये +m होता, तो यहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हम पता कर लेते। कैसे? वो होती m/μ0 × m, है ना, μ0 × m। ये होता भाई फ्लक्स, देख लो, μ0 टाइम्स ऑफ m होता कितना है वैसे? आवेश के कारण होता है। आवेश के कारण कितना होता है? मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना फ्लक्स होता है इसके चारों तरफ? ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE, ये होता है Q/ε0। ठीक, अब ये जो ε0 है नीचे आता है, क्योंकि कूलाम के नियम में नियतांक क्या है? 4πε0, इसलिए ये चीज़ नीचे आती है। और बायो-सवार्ट के नियम में नियतांक क्या है? μ0/4π, तो ये चीज़ ऊपर आती है। अब देखो, ध्रुव की तरह क्या मान लिया? आवेश m, तो ये μ0 ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? तुम खुद आइडिया लगा लो, क्योंकि नियतांक इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, तो इसमें ऊपर आएगा और इसमें नीचे आएगा। ठीक, तो ऐसा हो जाता अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता। ठीक, तो गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को बता देता उस ध्रुव के कारण। ठीक, पक्का। ओके, अब चलते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में क्या कहता है, पढ़ते हैं डी पार्ट को। क्या कोई छड़ चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बल आघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार पर तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? एक तार का कोई अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर, धारावाही तार है ये, क्योंकि ये जो है किसी धारावाही तार का एक अवयव दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है। और क्या कोई चुंबक अपने आप पर ही कोई बल आघूर्ण लगाती है या नहीं लगाती है? देखिए, अगर कोई चुंबक है अपने आप पर बल आघूर्ण नहीं लगाती, मैं बताता हूँ क्यों अपने आप पर बल आघूर्ण नहीं लगाती। ये मान लीजिए नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, अब बल आघूर्ण की दिशा ये रही, देखिए ये है बल आघूर्ण की दिशा, ये है m की दिशा, और यही है इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? m/b sin 0 0। यानी कोई भी चुंबक अपने ऊपर बल आघूर्ण नहीं लगाती, क्योंकि उसका बल आघूर्ण की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही जैसी होती है। सिंपल सी बात है। कोई तार जिसमें धारा बह रही हो, किसी तार का एक अवयव, मान लीजिए ये अवयव है I, ये इस दूसरे अवयव पर बल लगा सकता है, यानी जो यहाँ बल है वो 0 ना हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस अवयव का चुंबकीय क्षेत्र इस जगह होता है। ठीक, अब देखिए ये दोनों धाराएं विपरीत दिशा में हैं, तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। पक्की बात है, जानते हैं आप इस बात को, आकर्षण बल लग जाएगा। अगर दो धाराएं विपरीत दिशा में हो तो क्या करती हैं? आकर्षण बल लगा देती हैं, तो आकर्षण बल लग जाएगा, 0 नहीं होने का बल। यानी
चुंबकीय द्विध्रुव या कोई चुंबक अपने ऊपर खुद अपना आघूर्ण नहीं लगाती, लेकिन किसी धारावाही चालक या तार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर बल लगा देता है। तो यानी कि ये बात सही है, ठीक। अब चलते हैं, सिर्फ बात पूछी गई है क्या छड़ चुंबक, तो इसका मतलब हो गया नहीं, कोई छड़ चुंबक अपने ऊपर अपना आघूर्ण नहीं लगाती। और ये हो गया नहीं, इसमें उत्तर लिख देंगे नहीं, कोई छड़ चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बल आघूर्ण नहीं लगाती, इसमें लिख देंगे हाँ। कोई भी धारावाही चालक, धारावाही तार अपने किसी अवयव की वजह से दूसरे अवयव पर बल लगा लेता है, लगा सकता है। अगर बिल्कुल सीधा तार हो तो नहीं होने का ऐसा। देखो, अगर मान लो बिल्कुल सीधा तार है तो ये अवयव जो होता है, ये वाला हिस्सा किसी और हिस्से पर बल नहीं लगाएगा, जीरो। बिल्कुल सीधी रेखा में तार है तो इसका बल इस पर नहीं पहुंचेगा, ठीक। यानी ये अवयव है, मान लीजिए, जिसके कारण बल लगना है, और ये वो अवयव है जिस पे बल लगना है, तो बल शून्य हो जाएगा। सीधी रेखा में अगर तार है, और अगर मुड़ा मुड़ा है तो लग जाएगा, बल शून्य नहीं होगा। यानी इसमें दोनों बातें पक्की हैं, बल लग सकता है, ठीक। लेकिन ये पक्का है, किसी भी चुंबक का अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपना कोई बल आघूर्ण नहीं बनता, ठीक। ये बात पक्की है। अब चलते हैं ई में। ई में क्या कहता है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है इस चैप्टर के अंदर। अब विचार करेंगे ई पार्ट में क्या कहता है। गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। हाँ, होते हैं, गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ये बात पक्की है, ठीक। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होंगे। क्या कोई ऐसी प्रणाली है? बिल्कुल। अगर किसी परमाणु के अंदर दो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में घूम रहे हों, ऐसे देखिए, ऐसे एक ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लो जो इस दिशा में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लीजिए इसकी विपरीत दिशा में, ऐसे, ठीक। तो बताइए क्या कह रहा है ये, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका आवेश शून्य होगा। चुंबकीय आघूर्ण होगा इसमें और आवेश शून्य होगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसे होगा इसमें, देखिए आवेश शून्य है, एक किधर घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक किधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आवेश में अगर मैं अब इन आवेशों की प्रकृति को बदल दूं, यानी अगर मैं इनमें से एक आवेश को पॉजिटिव कर दूं, एक आवेश को नेगेटिव कर दूं, तो आवेश शून्य हो जाएगा, ठीक। आवेश कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और आघूर्ण जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। कुल आवेश शून्य हो जाए, और अब मान लीजिए मैं इनमें से एक को पॉजिटिव कर दूं, ऐसे, ठीक। तो अब देखो कुल आवेश शून्य है लेकिन आघूर्ण जुड़ जाएंगे, आघूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ आता है अनुचुंबकीय पदार्थों के, वो पढ़ेंगे अभी हम, छोड़ो इस चीज़ को। कुल आवेश शून्य है और कुल आघूर्ण जो है वो शून्य नहीं है। अब इस बात को देखें, दूसरा कारण और देखते हैं। देखिए देखो, पूरी बात कर लेते हैं, पूरी बात कर लेते हैं। परमाणु को बाहर से देखते हैं, परमाणु को बाहर से देखते हैं। परमाणु को बाहर से देखते हैं तो इसके केंद्र पे, नाभिक पे प्लस का आवेश होता है, ये होता है ई प्लस मान लूँ इसको मैं, ठीक। पॉजिटिव आवेश में होता है प्रोटॉन के ऊपर, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें घूम रहा है, ऐसे, ठीक। देखिए बाहर से देखने पर, अगर मैं यहाँ से देखूँ बाहर से देखने पर, तो कुल आवेश कितना है, कुल आवेश शून्य है।
और चुंबकीय आघूर्ण, इस आवेश के कारण एक धारा उत्पन्न होगी, उस उत्पन्न धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण चुंबकीय आघूर्ण तो शून्य नहीं होगा, लेकिन बाहर से देखने पर आवेश तो शून्य है। तो परमाणुओं में क्या होता है, अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में कुल आवेश तो शून्य होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनके कारण चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छी व्याख्या है, परमाणु के अंदर जाकर इसको परिभाषित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस उदाहरण के बाद हम बात करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, और इस पे बात करेंगे हम, ये है भूचुंबकत्व। अभी समय है हमारी क्लास में, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। भूचुंबकत्व 5 और 4, यह एनसीईआरटी के मुताबिक बिंदु है, नाम है भूचुंबकत्व। अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, कहीं कहीं पे अंग्रेजी भी लिख दिया करो यार, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक, चलिए इसके जो एलिमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है भूचुंबकत्व, और कन्फ्यूज़न बहुत है, बहुत कन्फ्यूज़न है। मान के चलिए कि इसको इतनी सरल भाषा में हमें समझना है, इतने अच्छे तरीके से हमें समझना है कि हमारे कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें बिल्कुल भी। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है वो किस तरह का है। जबकि मैंने बिल्कुल शुरू में इस चैप्टर में बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, हम उसे बना लें अगर, हम पृथ्वी को लगभग गोलाकार मानते हैं, और नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर ज़्यादातर हिस्से में पानी है, इसके ज़्यादातर हिस्से में यहाँ पानी है, ये है पानी। ठीक, लगभग पानी में अर्थ के या पृथ्वी के व्यास के अनुदिश यहाँ जो एक चुंबक हमें इसमें अनुभव से प्राप्त होती है, यानी चुंबकत्व आता है, चीज़ों में चुंबकत्व लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो ये देखा गया कि यहाँ नीचे की तरफ इस पे इसका नॉर्थ पोल है, ऊपर की तरफ इसका साउथ पोल है। ये पृथ्वी के अंदर की बात है। ठीक, सबसे पहली बात। अब अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को बनाएं, इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को बनाएं, तो थोड़ा सा अनुमान लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे बनेगी, देखिए यूँ बन जाएंगी। एक तरफ मैंने बनाई है, नॉर्थ से निकल के साउथ को जाएंगी ऐसे, यूँ। ठीक, अब मान लीजिए मैं किसी चुंबकीय सुई को रखूं, तो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ आएगा। यानी चुंबकीय सुई को अगर मैं रखूं तो चुंबकीय सुई जो है मुझे इस तरीके से बताएगी, ये चुंबकीय सुई है, ये उसका नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। क्योंकि चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ आकर्षित होगा, तो ये नॉर्थ बताएगा। तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ जिस तरफ इशारा करता है, चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो जिस तरफ इशारा करता है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। ठीक, पृथ्वी के चुंबकत्व को समझ रहे हैं। और जिस तरफ उसका साउथ यानी इसका उल्टा अगर आ जाए बिल्कुल, तो पृथ्वी के अंदर नॉर्थ है, यहाँ पे कहता है ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल।
यानी ये मान के चलिए कि जो उत्तरी ध्रुव हम जिसको मानते हैं वो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसके साउथ पोल के, दक्षिण ध्रुव के ऊपर की चीज़ है। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो सुई होती है, चुंबकीय सुई जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक निडिल या कंपास निडिल, वो उस तरफ उसका उत्तर होता है। देखिए जो उत्तरी ध्रुव है सुई का, ये उधर इशारा करता है। यानी अगर किसी चुंबकीय सुई को रख दें तो जिधर उसका नॉर्थ घूमेगा वो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। अब इसके बाद हम स्वतः ही ये अनुमान लगा लेते हैं कि यार इधर को उत्तरी ध्रुव है तो उसके पीछे उल्टी दिशा में दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक, अब हमें समझना है कि ये चीज़ हो कैसे रही है, ये चीज़ चल कैसे रही है। अब मान लीजिए मैं इस पृथ्वी से के केंद्र से, ये होते हैं अक्षांश, जिसे कहते हैं अक्षांश। अब मैं यहाँ आ जाऊँ और इसे यहाँ मान लूँ सूर्य, ये है सूर्य की स्थिति। पूरा समझना पड़ेगा इस बात को ताकि माइंड में हमारे चीज़। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम के आती है। कैसे घूम के आती है देखो, ये बताता हूँ मैं। इस तरीके से ये घूमती है यूँ सूर्य के चारों तरफ। ये सूर्य है मान लीजिए, और ये पृथ्वी यूँ घूम के आती है। देखो ये पृथ्वी की कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। ये हो गया सूर्य, और ये पृथ्वी यूँ चक्कर काटती है। ठीक, ऐसे ये पृथ्वी के बिल्कुल पास वाली चीज़ है और ये बिल्कुल दूर वाली चीज़ है। इन्हें एफेलियन पेरीहेलियन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एफेलियन, इसे बोलते हैं पेरीहेलियन अंग्रेजी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब ये पास आ गई, कहते हैं यहाँ पर ये सर्दियों का महीना है और यहाँ पर ये सर्दियाँ हैं, यहाँ पर ये गर्मियाँ हैं। ये इस टॉपिक का मसला नहीं है, ये तो अलग बात है, ये तो भूगोल वाले जानेंगे कहाँ क्या है। ठीक है, कुल मिला के ये पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो ये पृथ्वी ऐसे मतलब घूम रही है, तो चक्कर जो काटती है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, वो मान लीजिए पृथ्वी यूँ चक्कर काटती है, यूँ अपने अक्ष के परितः घूमती है। ठीक, अब मान लीजिए सूरज है और हमारा जो देश है, जो हमारी अपनी लोकेशन है, हम मान लेते हैं कि वो यहाँ कहीं है, इस जगह पे हमारी अपनी लोकेशन है। ये है भारत सपोज। तो जब ये पृथ्वी घूम के आती है तो सूरज दिखता है पहले, तो भारत में सूरज पहले निकलता है। तो पृथ्वी का ये मान के चलिए कि भारत जो है पीछे की तरफ है। ये पृथ्वी का गोला है, पृथ्वी के गोले पे भारत पीछे की तरफ है। पृथ्वी जो घूम के आएगी तो दिन निकलेगा और फिर पश्चिम हो जाएगी, यानी भारत बिल्कुल सामने आ जाएगा यहाँ पे घूमते हुए गोले के। इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब इसमें ये तो बात परिभाषित हो गई भाई पूरब और पश्चिम कहाँ होंगे, तो कहता है यही सूरज जब हमें दिखता है सुबह सुबह तो यही पूरब हो जाता है, और जब ये छिपता है तो यही पश्चिम हो जाता है। यानी कि इस तरफ उस तरफ अगर देखूं, जब सूरज दिखा गोले के इस तरफ तो पूरब हो जाता है, और जब छिपता है तो वहीं पे सूरज वहीं पे है, पृथ्वी घूम गई वहाँ पर पश्चिम हो जाता है। और उसके लगभग लंबवत अगर चला जाऊं तो क्या बन जाते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये बात आ गई। अब भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर, पहला कोण परिभाषित होता है। भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच में जो कोण है उसे कहते हैं दिक्पात। भौगोलिक उत्तर और जो है चुंबकीय उत्तर में जो तल है, व्यास के अनुदिश जो तल है, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश, अब उसे देखकर समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये चुंबकीय उत्तर है, ठीक, और ये भौगोलिक उत्तर है। थोड़ा सा फर्क है। ये कैसा है? ये चुंबकीय उत्तर है, उत्तरी दक्षिण है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, और ये भौगोलिक है, भौगोलिक ऐसे। ठीक, इस कोण को इधर से भी बना सकते हैं, ये कोई खास मैटर नहीं है। इधर से भौगोलिक बनाया मैंने, इधर से बना लो। कह रहा है इन दोनों के बीच में जो कोण है इसे कहते हैं दिक्पात या दिक्पात कोण। यानी जहां पर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा का जो तल है, ठीक, उसे क्या कह रहे हैं? उसे बोलते हैं भौगोलिक, जो है उसे बोलते हैं हिंदी में, एक मिनट रुक जाओ,
देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि शब्द जो है बड़े अजीब हैं, ये शब्द बड़े अजीब हैं, और इनमें देखो क्या बोलते हैं उसको मैं लिख के बताऊंगा। उस तल को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं याम्योत्तर, मेरिडियन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मेरिडियन। ये है भौगोलिक याम्योत्तर, याम्योत्तर, और ये है चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक, याम्योत्तर क्या हुआ? याम्योत्तर क्या है? भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की जो मिलाने वाली रेखा है, जो केंद्र से पास होती है पृथ्वी के, अगर वहाँ पर एक तल मान लिया जाए, एक तल बना दें उसको हम, यानी पृथ्वी का जो गोला है, अगर इस गोले का एक अनुप्रस्थ बना दें, गोले का एक अनुप्रस्थ बना दें भौगोलिक और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में, तो इन दोनों याम्योत्तर के बीच में जो कोण है इसे कहते हैं दिक्पात। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे डिक्लिनेशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। ठीक, अब ये कोण अलग अलग जगहों पे जाने पे थोड़ा बहुत बदलता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें। वो अलग अलग जगहों पे जाके अगर इसे नापते हैं, देखते हैं खड़ा होकर, मान लो यहाँ पे खड़ा होकर देखूँ भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण देखूँ मैं, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें होता है। ये पहली चीज़ है। ठीक, इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका, वो आता है नमन कोण या आनति कहलाता है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। अब हमें नमन कोण पर विचार करना है कि नमन कोण किसको कहेंगे। ठीक, अब आया नमन कोण या आनति। इसकी परिभाषा हमें बनानी है, क्योंकि इसके घटक जो है हमारे काम आने वाले हैं। अब ये पृथ्वी की सतह से बना हुआ कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी की सतह से बना हुआ ये कोण है। ठीक, अब इसको समझना है कि पृथ्वी की सतह पर ये बना हुआ कोण कौन सा है। देखिए मैं बड़ी आसानी से बताऊंगा इसको, बड़ी आसानी से समझा दूंगा इसको। मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यूँ निकल के यूँ घुसता है साउथ में, बहुत सिंपली। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसता है ना, ऐसे बना लेता हूँ। देखो देखो लाइनों पे तीर जो है मैंने लगा दिया पलट के। नॉर्थ से निकलता है उत्तरी से और घुस जाता है साउथ में। ये मैंने एक रेखा बनाई है जो चुंबकीय क्षेत्र की है पृथ्वी के। अगर मैं क्षैतिज पे कोई स्पर्श रेखा बनाऊं पृथ्वी के क्षैतिज पे, और इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ये बनाऊं, इसे कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और इसे कहते हैं नमन कोण, एंगल ऑफ डिप थीटा। ये क्या हो गया? इसे कहते हैं आनति। ठीक, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बनाया गया कोण, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, ये होता है नमन कोण। परिभाषा लिखता हूं, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है। बस ये इसकी परिभाषा है। और आपने देख लिया कि पृथ्वी की सतह पर यह क्षैतिज है और ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का निकल के आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये कोण जो है नमन कोण है। अब इस नमन कोण को ऐसे बना लो, देखो इसके घटक या इसके अवयव बनाएंगे। ये मान लीजिए क्षैतिज है,
ऐसे। और ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर, ठीक। और ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसको तुमने BE कहा, ये BE है। और ये है नमन कोण थीटा, ठीक। अब इसके दो अवयव होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक यानी BE कॉस थीटा, और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक यानी BE साइन थीटा, ठीक। अब ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक हैं इनको बोल सकते हैं BH और BB, यानी इसका क्या नाम दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं BH और इसे क्या कह देते हैं, इसे कह सकते हैं BE। और ये बिल्कुल सरलता से समझ में आता है कि BH और BB को भाग करें तो क्या मिलता है, tan थीटा। यानी पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर अवयव या घटक बटे हॉरिजेंटल। इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज की तरह मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज, सिंपल सी बात है बिल्कुल। 11वीं कक्षा में आपने ये घटक वटक बनाने, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप्य गति, कॉस थीटा साइन थीटा, वो सब अपने तुमने समझ रखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सरल, ये चीज़ सरल है, ठीक। अब बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, कैसा व्यवहार करता है पृथ्वी का, तो ये देखते हैं कि पोल पे जब पहुंचेंगे, कौन से पोल पे, चुंबकीय पोल, चुंबकीय ध्रुव पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कैसा कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो जाता है, बिल्कुल लंबवत। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, वो होगा 90। यहाँ पे नमन कोण कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक। ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव की बात हो रही है, भौगोलिक ध्रुव की नहीं। भौगोलिक ध्रुव पर ये कोण होगा, चुंबकीय जो ध्रुव हैं उनकी बात हो रही है। उत्तरी ध्रुव पर कोण कितना हो जाएगा, 90। और अगर अक्षांश यानी अक्ष की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें, क्षैतिज तल पे आ जाएं, पृथ्वी का जो ये अक्षांश है, इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं जिसको, ये वाली जो चीज़ है, अगर इस पे आ जाएं तो देखो पृथ्वी के पृष्ठ के बिल्कुल समांतर है ये। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यानी आप देख रहे हैं, अगर यहाँ बात करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो रहा है, बिल्कुल इस क्षैतिज के समांतर हो रहा है। तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, इस लाइन पर होता है, जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, अक्षांश बोल देते हैं कई बार, ठीक। इस लाइन पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और ध्रुव पर, ठीक, ध्रुव पर कैसा होता है, क्षैतिज घटक कैसा होता है वहाँ पे, वो होता है 0, ठीक। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का पूरा मान अगर देखें तो कहाँ मैक्सिमम होता है, पूरा मान, तो पूरा मान यहाँ पे अधिकतम होता है। देखो पोल के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है, वहाँ पर ये कोण जो है ये 0 हो जाता है, तो ठीक है। तो ये कोण, सॉरी, ये कोण जो है 90 हो जाता है। कोण 90 होने की वजह से इसका क्षैतिज घटक यहाँ 0 हो जाता है, क्षैतिज घटक इसका 0 हो जाता है, क्योंकि कोण कैसा हो जाता है, 90। यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक, अक्षांश पे अगर बात करें, यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, तो यहाँ इसका ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है। तो यानी कोण के हिसाब से देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोण 0 है, ठीक, तो ये साइन थीटा वाला 0 हो गया, कॉस थीटा वाला रहेगा, क्षैतिज घटक काम करेगा। यहाँ पर कोण 90 है तो यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा, ठीक, क्षैतिज घटक 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। यानी ये बात याद रहेगी कि अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक ध्रुव पर और कौन सा घटक अक्षांश रेखा पर इधर इस तरफ, ठीक, 0 और अधिकतम होता है, ये देखेंगे इस कोण के साथ में, जब ये कोण 0 होगा या 90 होगा, बाकी इस कोण के अनुसार बदलेंगे। ये बात तो थी नमन कोण की, ठीक। अब दिक्पात का कोण मैंने परिभाषित कर दिया, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण होता है, ठीक। याम्योत्तर किसे कहते हैं, भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से पास होती है, से अगर एक तल बना दिया जाए, उस तल के बीच में इसी प्रकार उत्तरी चुंबकीय, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव केंद्र से पास होने वाले रेखा के बीच
कार्य पर एक तल बना लिया जाए तो दोनों तलों के बीच का जो कोण है वो क्या होता है, दिक्पात का कोण। ठीक, यानी सीधे सीधे अगर इसे याद करें तो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण, भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा केंद्र से पास हो जाए, ठीक, और चुंबकीय उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से पास हो जाए, ठीक, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी हम मान सकते हैं कि वो क्या है, दिक्पात का कोण है। लेकिन ये हमने आइडिया लगा लिया कि भाई रेखाओं के बीच का कोण है। वास्तव में कहते क्या है इसको, इसे तल बनाते हैं, पृथ्वी का अनुप्रस्थ बनाते हैं। जैसे एक गोले को बीच में से काट दूं तो वृत्त दिखता है, उसे कहते हैं व्याम्योत्तर, तल बन जाता है। तो दोनों तलों के याम्योत्तर के बीच का ये कोण है। ठीक, तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या है, दिक्पात का कोण है। इसका मान अलग अलग जगहों से निकालने पर बदलता है। ठीक, और नमन कोण भी अलग अलग जगहों पर बदलता है। ठीक, पक्की बात हो गई। नमन कोण के हिसाब से दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर घटक मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ठीक, अक्षांश रेखाओं पर यानी सूरज से मिलाकर जो अक्ष बनता है, सूर्य यहाँ है, जो अक्ष बनता है, उन रेखाओं पर अगर देखें उन स्थितियों में तो ये जो कोण है ये शून्य होता है। तो इसका मतलब क्षैतिज घटक अधिकतम होता है और ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। तो कुल मिलाकर मैंने याद करवा दिया एकदम कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ होती है। ठीक है, जब भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक बनाएं तो याद रखें नमन कोण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, दो घटक बनते हैं, एक कॉस वाला, एक साइन वाला। ठीक है, इनका इस्तेमाल है, इनका काम है। अगले सवालों में हम इन्हें लगाएंगे, याद रखें, इनको ठीक करें। ठीक, तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व से जुड़ी हुई बस यही दो परिभाषाएं हैं हमारे यहाँ। अब इसमें हम इन दोनों कोण को, दिक्पात के कोण को और नमन कोण को एक चित्र पर दिखाना चाहते हैं। तो ये कोण हमें तीनों दिशाओं में ले जाने पड़ेंगे, हमें एक चित्र तीनों दिशाओं में बनाना पड़ेगा। अब मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए अब मैं वो चित्र बताता हूँ, उसे समझाता हूँ। अगर कहीं बना हुआ दिखाई दे आपको, बुक में, एनसीईआरटी की पुस्तक में देखें तो समझ में आ जाए कि यार ये दिक्पात कोण है और ये नमन कोण है। ठीक, चलिए वो चित्र बनाता हूँ, उसको समझाता हूँ मैं। मैं ये चित्र बना रहा हूँ और ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE, और ये है, यहाँ से अगर बना दिया जाए, थोड़ा सा यूँ बना दिया जाए तो इस तल के बीच में बनने वाला जो कोण है ये है D यानी दिक्पात का कोण, और ये जो कोण है पूरा ये है नमन कोण I। ठीक, तो
तो यानी डी जो है ये है दिक्पात, और जो आई है ये है नमन कोण। ठीक, अब जरा समझ लेते हैं बात को, इसको मैं समझा देता हूं कैसे हुई है ये चीज। मान लीजिए आप पृथ्वी पे कहीं खड़े हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पृथ्वी पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की कोई रेखा इस तरीके से गुजर जाती है, यूँ उस तरफ को जा रही है, जैसे कि ये हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। तो एक उसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा नीचे की तरफ, ये रहा, और एक उसका क्षैतिज घटक होगा बिल्कुल सीधी रेखा में ऊपर की तरफ। यानी चुंबकीय क्षेत्र मेरे हाथ से निकल के जा रही है, यूँ देखो देखो यूँ ऐसे। तो क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण मिल गया मुझे, ठीक। तो ये होगा मेरा क्षैतिज घटक और ये होगा ऊर्ध्वाधर घटक। इस कोण को हमने यहाँ दिखा दिया, हम यहाँ खड़े हैं ऐसे, ये हमारा हाथ क्षैतिज की तरफ है और ये हमारा हाथ ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, और ये वो कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बनाती है। अब ये जो चीज़ है ये क्षैतिज की तरफ बनने वाली चीज़ है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र यूँ है और इस तरफ को हमने क्षैतिज बना दिया नीचे की तरफ। तो इसी तल में इसमें देखिए, इसी में चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में क्षैतिज घटक है, इसी में चुंबकीय क्षेत्र है, इसी में ऊर्ध्वाधर घटक है। तो इसी तल में अगर देखा जाए कहीं, तो इसी तल में कहीं ना कहीं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के अंदर वो चुंबक है जिसकी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। हम ये मान कर चले, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पृथ्वी के अंदर के नॉर्थ से निकल के आ रही है, साउथ में जा रही है। तो इसी तल में हो गया। इसी तल से अगर थोड़ा सा घूम जाऊं, इसी तल से, जिस तल में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था, अगर इसी तल से थोड़ा सा घूम जाऊं तो इसके पास कौन है? भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। इसी तल से थोड़ा सा घूम जाऊं तो ये जो तल है, ध्यान रहे, ये जो तल है, ये तल है, देखो पूरा ये जो तल है, अगर इस तल से थोड़ा सा घूम जाऊं तो दूसरा तल आ जाता है। देखो ये रहा तल। तो ये जो तल है, ये वाली जो चीज़ है, ये कहाँ है? ये भौगोलिक के लिए है। और ये जो तल है जिसमें ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये तल है चुंबकीय याम्योत्तर के लिए, ऐसा कह सकते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर, और ये भौगोलिक याम्योत्तर के लिए है। ठीक, अब इन दोनों याम्योत्तर के बीच में जो कोण है वो क्या है? दिक्पात का कोण है। यानी ये मान के चलिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का तल ये है, ठीक, और थोड़ा सा हिला दूं तो भौगोलिक याम्योत्तर, यानी भौगोलिक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव का, या भौगोलिक याम्योत्तर या भौगोलिक उत्तर दक्षिण को मिलाने वाला तल ये है। तो इन दोनों तलों के बीच में जो कोण है वो दिक्पात का कोण है। ठीक, समझ में आ गई होगी बात? पक्का चित्र समझ में आ गया? ओके, डन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, समय देख लेते हैं। समय हो गया है 1 घंटा। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।